हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में कक्षा 11 में ये आता है टॉपिक समसूत्री विभाजन। 11 एजी में भी आता है और 12 एजी में आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है समसूत्री विभाजन, जिसको अंग्रेजी में माइटोसिस कहते हैं। तो सबसे पहले जान देते हैं कि क्या है। देखिए, सम मतलब होता है बराबर और सूत्र मतलब होता है धागा, यानी जो धागा है वो बराबर बट जाए। आगे विभाजन है तो धागा है वो बराबर बट जाए, विभाजित हो जाए। तो अब धागा किसके लिए कहा जा रहा है? गुणसूत्र के लिए कहा जा रहा है। तो गुणसूत्र बराबर बराबर मात्रा में बढ़ जाए, अलग अलग दो हिस्सों में हो जाए। तो ऐसा ही कुछ समसूत्री विभाजन है। आगे इसके बारे में हम जानते समझते डिटेल में कैसे क्या है ये। तो देखिए, ये जो इसको अंग्रेजी में माइटोस जो है ये ग्रीक वर्ड है और उससे लिया गया है माइटोसिस, उसी से बना है उस शब्द से। और इसका मतलब होता है थ्रेड यानी धागा। तो ठीक है, यहाँ पर भी धागा आ गया। तो आगे जानते हैं रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने 1855 में सबसे पहले ये पाया कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। देखिए, कोशिका विभाजन क्या कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सबका शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और कोशिका जब एक से दो कोशिकाएं बनती है, ये एक कोशिका है और ये विभाजित होकर के इसने दो कोशिका यानी बट करके 20 से बढ़ गई और दो कोशिका बना दी। फिर ये भी बनाएंगी, फिर ये भी बनाएंगी। तो क्या होगा, कोशिका धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और कोशिका धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी जो भी जानवर होगा उसके शरीर का निर्माण होगा, विकास होगा, या जो भी पेड़ पौधा होगा वो लंबाई में बढ़ेगा, मोटाई में बढ़ेगा। यानी कोशिकाओं के विभाजन से क्या होता है, किसी भी जीव का विकास होता है, वो बढ़ता है, वो वृद्धि करता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के बारे में दुनिया को बताया था। रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कि कोशिका विभाजित होती है, ऐसा कुछ प्रक्रिया चलती है। आगे बात करते हैं स्ट्रासबर्गर जो थे, इन्होंने 1875 में जो है पौधे की कोशिकाओं में सूत्री विभाजन का अध्ययन किया। तो पौधे की कोशिका में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने यह पाया कि समसूत्री विभाजन होता है, यानी समान सूत्र जो है विभाजित होते हैं। ये स्ट्रासबर्गर ने पौधे की कोशिका में सबसे पहले बताया था। इन्होंने प्रक्रिया के बारे में बताया था रुडोल्फ विर्चो ने, और स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, पौधे में बताया। इसके बाद आते हैं वॉल्टर फ्लेमिंग, जिनको डब्ल्यू फ्लेमिंग भी कहा जाता है। तो इन्होंने 1879 यानी 1879 में जंतुओं की कोशिकाओं में ये पाया कि केंद्रक जो है विभाजित होता है। देखिए, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर ही केंद्रक होता है। केंद्रक जब तक विभाजित नहीं होगा तब तक कोशिका विभाजित नहीं होगी। मतलब कि कोशिका के अंदर सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक बढ़ता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। जब केंद्रक विभाजित हो जाता है उसके बाद फिर ये कोशिका द्रव का विभाजन होता है और इस तरह से दो कोशिकाएं बढ़ती है। अब इसको इस तरह से मान लिया कि किसी घर में कोई बंटवारा होना है तो पहले घर के अंदर का बंटवारा होता है कि घर है तो पहले घर के दो हिस्से होंगे, उसके बाद जो भी जमीन जायदाद जहां भी खेत होंगे फिर उसका बंटवारा होगा। तो तब जाकर के पूरी तरह से विभाजन या बंटवारा हम कहें कि हो पाता है। तो पहले अंदर का होता है फिर बाहर का होता है, यानी पहले छोटी चीज का बंटवारा होता है फिर बड़ी चीज का होता है। तो उसी तरह से पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव का विभाजन होता है और इस तरह से फिर बाद में दो कोशिकाएं जो है विभाजित होकर के बन जाती हैं। तो केंद्रक में विभाजन जो है सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने पाया था और इनको ही ये माना जाता है, ये कहा जाता है, ज्यादातर किताबों में भी ये दिया हुआ है कि समसूत्री विभाजन की जो खोज है वो डब्ल्यू फ्लेमिंग को क्रेडिट जाता है, इन्हीं के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके लिए पीछे एक रीजन है कि इन्होंने क्या किया था, ये जो थे ये साइटोजेनेटिक्स के संस्थापक थे। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है, एक ऐसी साइंस होती है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए और गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसके संस्थापक थे। यानी इन्होंने बहुत ज्यादा उसके बारे में क्षेत्र में काम किया। उसके बाद में इन्होंने 1882 में क्या किया, माइटोसिस शब्द भी इन्होंने ही दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने और इसकी डिटेल में स्टडी की थी। यानी अगर ये देखा जाए तो ज्यादातर जो काम किया है समसूत्री विभाजन पे वो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। और इन तीनों लोगों में कॉमन बात भी है कि रुडोल्फ विर्चो जो थे ये जर्मन के थे, स्ट्रासबर्गर थे ये भी जर्मन के थे, और जो वॉल्टर फ्लेमिंग थे ये भी जर्मनी के ही थे। इसके साथ में ये जो थे रुडोल्फ विर्चो ये फिजिशियन थे और साइंटिस्ट थे, और स्ट्रासबर्गर जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे, यानी ये वनस्पति विज्ञान के बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। और जो वॉल्टर फ्लेमिंग थे ये बायोलॉजिस्ट थे, यानी ये जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों के ही ज्ञाता थे, जानकार थे। तो इनमें कॉमन बात है। तो आप ये हमेशा पाएंगे कि डब्ल्यू फ्लेमिंग को ही कहा जाता है कि ये सूत्री विभाजन के क्या है, ये खोज करता है, सबसे पहले उन्होंने खोजा। तो ये सबकी बता दी हमने। अलग अलग किताबों में इनकी डेट्स में काफी कंफ्यूजन है, तो काफी खोज रिसर्च करने के बाद जानकारी यहाँ पे आपको दी जा रही है। आगे बात करते हैं कि जो ये माइटोसिस है, ये जो समसूत्री विभाजन है ये होता कहाँ है या फिर होगा कहाँ पे शरीर पे। तो ये कायिक शरीर पे होता है। कायिक मतलब काया, शरीर।
तो जो काया मतलब शरीर होता है, बॉडी होता है, जैसे मेरी बॉडी है या पेड़ की कोई बॉडी है, तो जो शरीर में कोशिकाएं हैं वहां पे जो विभाजन होता है उसी को समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, कायिक विभाजन भी कहा जाता है इसको। और काया को जो है देह भी कहा जाता है, देह हिंदी में ऐसे, इसलिए इसको दैहिक विभाजन भी कहते हैं। और देह को इंग्लिश में बॉडी कहा जाता है, इसलिए इसको बॉडी का डिवीजन भी कहेंगे। और इसको साइंस में सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि सोमैटिक मतलब काया ही होता है। तो ये अलग अलग नाम है, इन सभी नामों से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि बताइए कायिक विभाजन क्या है, दैहिक विभाजन क्या है, बॉडी सेल डिवीजन क्या है, या सोमैटिक सेल डिवीजन क्या है। तो वो सभी इन्हीं के नाम है। आगे बात करते हैं कि जो पौधे की कोशिका में है, अब ये जो है अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की कायिक कोशिकाओं में होता है। तो हम यहाँ पे जानते हैं पहले कि अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। देखिए मनुष्य में आप जानते हैं कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं कोशिकाओं के अंदर, तो हम इस स्थिति को कहेंगे कि ये कैसा है, द्विगुणित है। लेकिन अगर मनुष्य की किसी कोशिका में 46 की बजाय 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये अगुणित है। ठीक है। अब 46 कहाँ मिलते हैं और 23 कहाँ मिलते हैं, तो जितनी भी काया वाली ये शरीर है, सब जो दिख रहा है आपको, अंदर भी जो बॉडी के ऑर्गन है उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसको हम कहेंगे ये द्विगुणित कोशिका है, यानी गुणसूत्र क्या है, दुगना है। ये 23 जो दिया जा रहा है किसकी बात की जा रही है, गुणसूत्र की बात की जा रही है। तो 23 गुणसूत्र यानी आधे हैं, तो इसको अगुणित कहा जा रहा है। अंग्रेजी में इसको हैप्लैड भी कहा जाता है और इसको डिप्लैट कहा जाता है, यानी 46 गुणसूत्र का पाया जाना द्विगुणित अवस्था, 23 गुणसूत्र का पाया जाना अगुणित अवस्था। तो शरीर की सभी मैक्सिमम जगह पर जो कोशिका मिलती है वो द्विगुणित मिलती है, यानी वहां पर गुणसूत्र दुगने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन जो जनन कोशिका होती है, अभी इंसान पुरुष की बात करी जा रही है, जो जनन कोशिका होती है यानी पुरुष में शुक्राणु में, वहां पर की जो शुक्राणु की जो कोशिका होती है उसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसलिए हम इसको कहेंगे कि वो अगुणित है। ठीक है। इसी तरह से जो स्त्री है तो उसकी जो अंडाणु कोशिका यानी जो एग सेल है उसमें भी 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे और उसको कहेंगे कि वो अगुणित है। तो ये जो पाया जा रहा है पौधे की कोशिका में क्या है कि अगुणित और द्विगुणित जो दोनों कोशिकाएं होती है। मान लीजिए किसी पौधे की अगुणित जो कोशिका है वो 40 है, तो द्विगुणित कितनी होगी, 80। तो उस पौधे की 80 और 40 वाली जो कोशिका होगी, जिसमें 80 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं और जिसमें 40 पाए जा रहे हैं, उन दोनों जगहों पर क्या होगा, ये समसूत्री विभाजन ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंसान की बात करें तो जो इंसान की काया वाली शरीर है, 46 गुणसूत्र जहां पर पाए जा रहे हैं वहां पर ही समसूत्री विभाजन होगा। और जहां पर 23 गुणसूत्र हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं, या उसको हम नर युग्मक कहते हैं, यानी शुक्राणु या स्त्री के लिए अंडाणु, यहाँ पर जो है अगुणित कोशिका होती है और इसमें जो है समसूत्री विभाजन नहीं होता, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन में इस तरह से यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो पौधे में क्या होता है, अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की जो कायिक कोशिका होती है उनमें जो है समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन वहीं पर जो जंतु की बात करें तो जंतुओं में केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में होता है, जो अभी इंसान के लिए बताया गया, पुरुष के लिए कि जो यहाँ पर 46 गुणसूत्र है यानी वो द्विगुणित कोशिका है और वहां पर ही समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। ठीक है। जो शुक्राणु या अंडाणु है वहां पर समसूत्री विभाजन नहीं होता है इंसानों में। लेकिन एक अपवाद है जंतुओं में, तो अपवाद के लिए बात करते हैं किसकी, हम नर मधुमक्खी की। जो नर मधुमक्खी होती है ये अपवाद है। इसका अपवाद का मतलब होता है जो रूल में फिट ना बैठ रही हो, जो रूल के अकॉर्डिंग काम ना कर रही हो। तो रूल तो यही कह रहा है कि जहां पर द्विगुणित होगा वहीं पर जो है समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन जो मधुमक्खी है वो भी कौन सी, नर वाली है, वहां पर क्या होता है, उसकी जो कायिक कोशिका होती है वो अगुणित होती है और वहां पर जो है ये समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो ये उसका एक अपवाद है। आगे बात करते हैं, अब इसकी डिफिनीशन को भी समझ लेते हैं, थोड़ा परिभाषा को। तो देखिए जो क्रोमैटिन धागा है, ठीक है, ये लंबाई में पहले क्या करता है, वृद्धि करता है। तो क्रोमैटिन धागा क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। क्रोमैटिन धागा जो होता है ये डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जब एक साथ होते हैं, मिल जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्रोमैटिन कहा जाता है। तो ये क्रोमैटिन जो है एक धागे के रूप में लंबाई में पहले बढ़ता है, वृद्धि करता है, और उसके बाद क्या होता है, क्रोमैटिड का अलग होना। तो क्रोमैटिन पहले जो है ऐसे बढ़ा, फिर इसके बाद क्रोमैटिड का मतलब होता है इसी के टुकड़े होते हैं। टुकड़े मतलब इसके 4 पार्ट यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये एक हिस्से, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हीं को क्रोमैटिड कहा जाता है। तो 4 अर्ध गुणसूत्र, हिंदी में इसको अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। तो अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं, ये फिर अलग हो जाते हैं। अब बाद में ये जो है 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, 2 अलग अलग सेल में डिवीजन हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया था कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 अर्ध गुणसूत्र बनते हैं।
कई गुणसूत्र यहाँ पे रहते हैं, और फिर ये क्या होता है, ये अलग अलग हो जाते हैं 50-50। तो और बीच से ये केंद्रक भी विभाजित होता है, और आधे गुणसूत्र इधर चले जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं। इस तरह से केंद्रक का विभाजन होता है। वो आगे अभी आपको बताया जाएगा डिटेल में कैसे होता है, यहाँ पे शॉर्ट में समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो दो पुत्री कोशिकाएं जो है यहाँ पे विभाजित होती हैं। पहले केंद्र विभाजित होगा, फिर उसी बात से ये भी कोशिका डिवाइड हो जाएगी, इसलिए बोला जा रहा है। आगे थोड़ा क्रोमैटिन के बारे में और जान लेते हैं। क्रोमैटिन जो होता है डीएनए को प्रोटीन से बांधने का काम करता है। क्रोमैटिन क्या कर रहा है, ये डीएनए को डैमेज होने से बचा रहा है, इसको चुपचाप सुरक्षित करके मजबूती से इसके स्ट्रक्चर को बना करके रखता है, इसके स्ट्रक्चर को भी बिगड़ने नहीं देता है। कौन? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन के काम होते हैं। और साथ में जब ये इनके क्रोमैटिन यानी गुणसूत्रों का जो विभाजन हो रहा होता है, तो विभाजित करने में भी इस क्रोमैटिन का ही रोल होता है, यही उनको डिवाइड कराने में मदद कराता है। तो आगे और जान लेते हैं। तो ये आप इस तरह से परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि क्रोमैटिन धागा लंबाई में पहले वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, फिर उसके 4 अर्ध गुणसूत्र बनेंगे और वो अलग हो जाएंगे, और ये दोनों अलग अलग होकर के 2 पुत्री कोशिकाओं को बनाएंगे, यानी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। दूसरी तरह से आप इसकी परिभाषा को सरल तरीके से याद रखना चाहते हैं, तो एक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र जो है, एक कोशिका है, उसका केंद्रक है, और उसमें क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्रों का क्या होता है, द्विगुणन होता है। मतलब द्विगुणन का मतलब उनकी संख्या क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो एक कोशिका है, ये दूसरी तरह से परिभाषा बताने का तरीका है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, और गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, द्विगुणित हो जाए। मान लीजिए 23 से तो कितने हो जाए, 46 हो जाए पहले, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं में फिर ये डिवाइड हो जाता है। तो पहले केंद्रक बढ़ जाता है, आधे आधे हो जाते हैं, ये 2 केंद्रक बन गए, इनके अंदर गुणसूत्र है, फिर इसके बाद ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो बराबर गुणसूत्रों को लेकर के 2 केंद्रक अलग अलग कोशिकाओं के साथ में चले जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इस तरह से समान रूप से गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है। आगे बात करते हैं कि ये जो समसूत्री विभाजन है, ये चरण में होता है, अवस्था में होता है, 2 अवस्थाओं में होता है। तो इसको अच्छे से आसानी से पढ़ने के लिए इसको विभाजित किया गया है 2 अवस्थाओं में। तो पहली अवस्था है केंद्रक का विभाजन, और दूसरा है कोशिका द्रव का विभाजन। केंद्रक विभाजन को अंग्रेजी में कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, कोशिका द्रव के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो ये अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इनके बारे में डिटेल में। यहाँ पे तो शॉर्ट चीजें बता दी गई थी कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है पूरा चीज। तो केंद्रक यानी पहले केंद्रक बटेगा, उसके बाद कोशिका द्रव बटेगा। तो इसको आगे हम जानेंगे। केंद्रक विभाजन के अंतर्गत ही पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था आती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं इसके बारे में। और क्या है, पौधे की कोशिकाओं में जो ये समसूत्री विभाजन होता है, आखिर ये कहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि पौधे की कोशिकाओं में जो क्षेत्र होता है, जिसको मेरिस्टेम क्षेत्र कहते हैं, वहां पर होता है। अगर आप ये जानना चाहें, इसी से कह दे कि बताइए पेड़ में समसूत्री विभाजन कहाँ पे हो रहा है, बताइए, तो आप उसको बताएंगे कि जो पेड़ में मेरिस्टेम क्षेत्र होते हैं, वहीं पर ही समसूत्री विभाजन होता है। अब ये मेरिस्टेम क्षेत्र कौन होता है, तो देखिए कोई पेड़ है, अब उसका जो तना है वो ऊपर की ओर छोर लंबाई में जा रहा है, तो यानी पेड़ का सबसे ऊपरी जो छोर होगा, या उसकी शाखा का जो शाखा निकली है, उस शाखा का जो अंतिम छोर होगा, वहीं पर ही ये मेरिस्टेम क्षेत्र मिलता है। यानी जहां पर की नई कोशिका वृद्धि कर रही है, तो हमेशा तने में, शाखाओं में सबसे अंतिम जो सिरा होता है, उसी को मेरिस्टेम क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा नीचे बात करें जड़ की, तो जो उसकी जड़ आएगी, तो जो जड़ का अंतिम सिरा होगा, वहां पर भी मेरिस्टेम क्षेत्र होता है। यानी पौधे में मेरिस्टेम क्षेत्र कहाँ मिलता है, छोर पे मिलता है, अंतिम सिरे पे मिलता है, या तो तने में, या शाखाओं में, या जड़ के नीचे सबसे अंतिम छोर पर जो एरिया हिस्सा होता है, उसी को मेरिस्टेम क्षेत्र कहता है। और वहीं पर जो है समसूत्री विभाजन होता है पौधों में। आगे बात करते हैं कि जो जंतु कोशिका है, उसमें अगर आपको अध्ययन करना हो कि एनिमल में आराम से हम समसूत्री विभाजन को देख सके, तो वो कहाँ पर देख सकते हैं और कहाँ पर हुआ था स्पेशली शुरुआत में। तो एक तो जगह है बोन मैरो, तो बोन मैरो की जो सेल्स है, वहां पर इसकी स्टडी आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आसानी से। इसके अलावा जो स्किन की सेल है, जो त्वचा की सेल है, वहां पर, और इसके अलावा जो नाखून है, नाखून का जो बेस हिस्सा है, सबसे अंतिम छोर है, वहां पर भी ये जो है आपको समसूत्री विभाजन देखने को ठीक से मिल जाएगा। इसके अलावा और एक्स्ट्रा एक चीज जान लेते हैं कि इनमें बोला जाता है कि जो जंतु की कोशिका होती है, उनमें जो ये डिवीजन होता है समसूत्री विभाजन का, उसको कहा जाता है कि वो सेंट्रिक होता है। सेंट्रिक, CENTRIC, सेंट्रिक होता है। सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि जंतुओं की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम मिलता है,
और उसी की वजह से विभाजन हो पाता है, इसलिए इसको सेंट्रिक कहा जाता है। और अगर ये कहा जाए कि बताइए कि एसेंट्रिक क्या होता है, ACENTRIC, तो एसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिसमें सेंट्रोसोम नहीं मिलता है तो वहां पर एसेंट्रिक होता है। तो पौधे की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं मिलता है, इसलिए जो वो सेल डिवीजन हो रहा है उसको एसेंट्रिक कहेंगे, और जंतुओं की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम मिलता है इसलिए इसको सेंट्रिक कहेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है, कोई पूछ लिया कंपटीशन में आ जाए कि बताइए सेंट्रिक सेल डिवीजन क्या होता है, एसेंट्रिक सेल डिवीजन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।